बच्चों ये आईसीएसई हिस्ट्री का, आईसीएसई बोर्ड की 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन का नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बच्चों इसको दूसरे नाम से जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना, राइट। तो जो 1857 में जो विद्रोह हुआ, ओके, वो क्यों हुआ, उसके पीछे 5 मेन कारण बताए जाते हैं। वो क्या थे? 5 कारण। सबसे पहले था पॉलिटिकल कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस और इमीडिएट कॉजेस, राइट। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके कितने कारण थे, तो आप बता सकते हो कि उसके 5 मेन कारण थे। और सबसे पहला था पॉलिटिकल कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक, मिलिट्री और इमीडिएट कॉज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस में। पॉलिटिकल कॉजेस का मतलब है कैसा राजनीति में क्या तब्दीली आई, वहाँ पे ऐसा राजनीति में क्या चेंज आया कि लोग थे वहाँ के जो वो ब्रिटिशर्स थे, क्या थे वहाँ से, उनसे खुश नहीं थे और उन्होंने गुस्से में आके क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो वो सारा उन्होंने विद्रोह कैसे किया, क्यों वो नाराज़ थे, वो सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में। पॉलिटिकल कॉजेस ये क्यों थे, इसके पॉलिटिकल कॉजेस के भी आगे 4 मेन कारण आपकी बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इसके बाद डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई, एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। बच्चों पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन क्या होती है? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का मतलब था कि सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, हमारा कंट्री है, राइट। यहाँ पे क्या है, इंडिया है। जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे 1609 में, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, जो यहाँ पे जो मुग़ल किंग थे उनसे एक परमिशन मांगी थी कि हमें परमिशन चाहिए यहाँ पे गुजरात में एक फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से कि पहले वो गुजरात में एक फैक्ट्री लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके पूरे जो हमारा कंट्री है पूरे इंडिया पे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में आगे 4 मेन तरीके जो उन्होंने अडॉप्ट किए वो थे आउटराइट वॉर, सब्सिडरी अलायंस, बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलेज्ड मिसरूल। उसमें से सबसे पहला है बाय आउटराइट वॉर। बच्चों आउटराइट वॉर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप डायरेक्ट फाइट करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पे किसने फाइट किससे की, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या की, डायरेक्ट लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। किसके साथ में? जो यहाँ पे राजे रजवाड़े रहते थे, जितने भी यहाँ पे राज्य हुआ करते थे 1857 में। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर ये 1764 में होती है और इससे कि जो बंगाल का एरिया है यहाँ पे क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वहाँ पे अपना कब्जा कर लेते हैं, राइट। तो ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, ये बेसिकली स्टार्ट होती है आपका जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपका 1757 में, राइट। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी आपसे पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी क्या थी? बैटल ऑफ प्लासी, राइट। तो बैटल ऑफ प्लासी बता देना कि 1757 में हुई थी। यानी बैटल ऑफ प्लासी के आपके लिए याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पहली डायरेक्ट फाइट थी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन किंग, ओके। तो ये सबसे पहली लड़ाई थी जो डायरेक्ट लड़ी गई अंग्रेज़ों के बीच में और जो ये क्या था यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बीच में। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में हम पढ़ेंगे और इसमें पहले ये सब हेडिंग है बाय आउटराइट वॉर का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सीधी लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। किसके साथ में? जो यहाँ पे इंडिया में राजे रजवाड़े रहा करते थे। सबसे पहले पढ़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या था बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि ये 1764 में हुई थी और यहाँ पे क्या था, बंगाल के एरिया पे जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो आउटराइट वॉर का, एंग्लो मैसूर वॉर। ये क्या 1767 और 99 के बीच में होती है। मैसूर का एरिया जैसे आप यहाँ पे इंडिया में जो ये स्टेट है, यहाँ पे कर्नाटका स्टेट है, राइट। कर्नाटका स्टेट है, तो पहले कर्नाटका स्टेट को ही मैसूर कहा करते थे। और जो यहाँ के किंग थे टिप्पू सुल्तान, ओके, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इसको हराते हैं और वो क्या कर लेते हैं, जो मैसूर स्टेट था उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने किसके साथ फाइट करना स्टार्ट किया, एंग्लो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठास के साथ में लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। और 1818 आते आते क्या किया उन्होंने,
जो मराठा का आज में प्रेजेंट में जो महाराष्ट्र का एरिया है उस पर अपना धीरे धीरे करके कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, पंजाब को भी धीरे धीरे करके अपने अंडर कर लिया इन द सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1849 में, राइट। तो 1849 में क्या किया इन्होंने, पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे हैं बाय आउटराइट वॉर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, आउटराइट वॉर का बच्चों मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन किंग थे, राइट। और ये सारे एरिया क्या किया उन्होंने अपने अंडर रूल में ले लिए, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे कब्जा कर लिया। जो सेकंड रीजन हम डिस्कस करेंगे बाय सब्सिडरी अलायंस कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में वो दूसरा तरीका कौन सा यूज करते हैं, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में बच्चों सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, सब्सिडरी अलायंस। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होता है तो उसके मैं पहले ही सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग जल्दी राइट करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसके लिए पहले आपसे सॉरी मांगता हूँ, राइट। तो सबसे पहले सब्सिडी अलायंस है क्या था, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम था ये किसने इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो जो सब्सिडी अलायंस था ये इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड वेल्सली, क्या करते हैं इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली क्या करते हैं, अगर यहाँ से पूछा जाए कि जो सब्सिडी अलायंस था उसको कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ से बता देना कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसको लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये क्या थे, ये गवर्नर जनरल उस टाइम पे हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, राइट। ये सिस्टम ये जो लॉर्ड वेल्सली होते हैं कब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है 1798 से लेके 1805 के बीच में ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। बच्चों ये सिस्टम में क्या था और आपको क्या चीज़ें समझनी है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, राइट। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, ब्रिटिशर्स हैं। ये एरिया किसका है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, जो इंडिया के किंग रहते हैं, यहाँ पे किंग है। यहाँ भी ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सीरियस नहीं लेना है कि सर कैसे समझा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया में जो राजे रहते थे, राइट, जो इंडिया में राजे रहते थे उनके साथ में एक संधि की, ओके। और वो संधि या फिर एग्रीमेंट हुआ ब्रिटिशर्स के बीच में और जो इंडिया के किंग थे, राइट। जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अलायंस कहते हैं। अभी ये जो एग्रीमेंट था यहाँ पे कौन कौन सी बातें कही गई, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये यहाँ पे कही गई कि वो क्या करेंगे, जो इंडिया में जो किंग रहते हैं वो क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स को एज ए सुप्रीम पावर क्या करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स को जो इंडियन किंग है वो क्या मानेंगे, सुप्रीम पावर मानेंगे, राइट। इसके बाद सब्सिडी अलायंस में क्या था कि अगर जो इंडियन किंग्स हैं, राइट, कि सेकंड पॉइंट आप राइट कर सकते हो कि नो ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेनर्स। बेटा सेकंड बच्चों का सेकंड जो पॉइंट है उसका मीनिंग ये है कि जो ये यहाँ पे ये इंडिया के राजे रहते हैं, राइट, ये ब्रिटिशर्स को छोड़ के और किसी भी कंट्री के साथ में क्या नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। अगर वो उनको सपोज करो कि यहाँ पे जो किंग रहते हैं इंडिया के, अगर उनको कल मान लो कि यूएसए के साथ में ट्रेड करना, उन्होंने वो यूएसए के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा इनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, सब्सिडी अलायंस यहाँ पे हो रखा है, किसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में और जो इंडिया में राजे रहते हैं। तो यूएसए के साथ में उनको रिलेशन या फिर ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश करने से पहले उनको क्या लेनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट का यही मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स को बिना पूछे वो क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड रिलेशन है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं किसी कंट्री को छोड़ के, एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स। तीसरा पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है
कि जो यहाँ पे किंग है, राइट, कि जो इंडिया में किंग रहते हैं, ये अपने दरबार में क्या रखेंगे, ये कुछ बंदों को क्या करेंगे, अपने दरबार में अपॉइंट करेंगे। और जो बंदे यहाँ पे आएंगे, और जो आप कह सकते हो कि जो सिपाही यहाँ पे आएंगे, ओके, जो यहाँ पे मिलिट्री के पर्सन आएंगे, वो कौन होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, राइट। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जो इंडियंस हैं, राइट, वो क्या करेंगे, ब्रिटिश ट्रूप्स को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, अपने दरबार में। सपोज करो कि यहाँ पे कोई किंग है, राइट, ये किंग है यहाँ पे, इसको क्या करना है, यहाँ पे 3 बंदे रखने हैं, एक ये बंदा रख लिया, एक ये बंदा रख लिया, और तीसरा ये बंदा रख लिया, राइट। और ये बंदे किसके हैं, ये जो मिलिट्री ये बंदे रखे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये ब्रिटिशर्स के आदमी हैं, राइट। तो बंदे किसके हैं, ये ब्रिटिशर्स के हैं। और रह कहाँ पे गए हैं, रह कहाँ पे रहे हैं, ये जो इंडिया के किंग हैं उनके दरबार में रह गए हैं। और इसी में एक और पॉइंट याद रखना है कि जो यहाँ पे ये पर्सन अपॉइंट किए गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो भी राजे रजवाड़े थे उनके दरबार में, इनकी जो सैलरी है, राइट, इसका जो खर्चा उठाएंगे वो कौन उठाएंगे, खुद ये किंग ही उठाएंगे, राइट। सोच के देखो कि ये जो मिलिट्री पर्सन है, ये तो किसके हैं, ब्रिटिशर्स के हैं, लेकिन इनका खर्चा कौन उठाएंगे, जो यहाँ के राजे रजवाड़े हैं, ठीक है। यानी पहले राजे रजवाड़ों को, अभी जो पहले कम खर्चा हुआ करता था, इनको अपने दरबार में रखने के कारण यहाँ पे उनका खर्चा था वो क्या हो गया, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ओके। तो ये याद रखना है, ये किसका मीनिंग है आपके पास, थर्ड पॉइंट का मीनिंग है। फोर्थ पॉइंट आपने सब्सिडी अलायंस में ये याद रखना है कि जो वर्चुअली क्या था, कि जो सब्सिडी अलायंस आने से, ठीक है, ये क्या हुआ, सब्सिडी अलायंस आने से क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंस थी, राइट, इंडिपेंडेंस किसकी, जो यहाँ पे इंडिया में राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उनकी इंडिपेंडेंस क्या होगी, धीरे धीरे करके उनकी जो आज़ादी थी वो क्या होगी, यहाँ से खत्म होती चली गई। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, वो खुद से क्या नहीं है, सुप्रीम पावर नहीं है। यानी इंडिया में जो किंग रह रहा है, राइट, यहाँ पे कोई किंग है, के रह रहा है, वो अपने आप में क्या सुप्रीम पावर नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या, किसको सुप्रीम पावर माना है, ब्रिटिशर्स को। तो इनको क्या करनी पड़ेगी, इनकी जो भी ये कहते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं किंग को, वो मानना पड़ेंगे। दूसरा क्या है, वो ये जो किंग है, ओके, जो उनकी आज़ादी है कैसे छीन ले गई, क्योंकि ये किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करने से पहले उनको किसी परमिशन लेनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स से। इसके बाद क्या हुआ कि ये अपने दरबार में जो भी इनको मिलिट्री पर्सन, कुछ मिलिट्री पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ओके, ये कहाँ से आएंगे, ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसका खर्चा भी किसको उठाना पड़ेगा, जो यहाँ पे राजे रजवाड़े रहते थे, ओके। तो इन पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो इंडिया के किंग थे, ओके, उनकी जो आज़ादी थी वो क्या होती गई, धीरे धीरे करके खत्म होती गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने सब्सिडी अलायंस क्या किया था, ये साइन किया था, किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले ये लॉर्ड वेल्सली जो गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। ये कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, 1798 में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, राइट। इंडिया में जो मोस्टली स्टेट थे, ओके, इंडिया में जो मोस्टली स्टेट थे, ओके, जैसे कि अवध हो गया, ओके, जैसे कि अवध हो गया, या फिर जो आपके जो ये एमपी का एरिया था, ओके, या फिर जो आपके पास बंगाल का एरिया था, राइट। ये सारे के सारे आप एग्जांपल दे सकते हो कि ये सारे के सारे एरिया जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, ये किसके बेस पे किया, बाय अडॉप्टिंग सब्सिडरी अलायंस, ओके। तो ये आपको याद रखना है सब्सिडरी अलायंस क्या था। बच्चों ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में थर्ड मेथड यूज करते हैं ब्रिटिशर्स, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अभी हम डिटेल में समझते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1848 और 1856 के बीच में यूज़ किया गया। और ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी, ओके। ये भी क्या करते, लॉर्ड डलहौजी भी कौन थे, ये उस टाइम के गवर्नर जनरल हुआ करते थे,
2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। और ये कब इंट्रोड्यूस किया, 1857 में ये क्या किया जाता है, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों यहाँ पे सिस्टम को समझने से पहले ओके, यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स लेता हूँ। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या था कि ये झांसी एक स्टेट का नाम है। ओके, यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख सकते हो, यह महाराष्ट्र में, यहाँ पे इसके नज़दीक ओके महाराष्ट्र में एक जो प्लेस था उसका नाम था झांसी। ओके, क्या नाम था उसका, झांसी का एरिया था। ओके, और जो झांसी स्टेट था, यहाँ पे जो झांसी जो स्टेट था ओके, या फिर जो किंगडम था ओके, उसके जो राजा हुआ करते थे वो थे गंगाधर राव, राइट। तो गंगाधर राव क्या हो जाता है, कुछ जैसे ही क्या होता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे इसके जो नज़दीक के एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, तो यहाँ पे गंगाधर राव की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, जैसे ही यहाँ पे गंगाधर राव की डेथ होती है तो इसका कोई क्या नहीं था, इसका कोई वारिस नहीं था, मतलब इसके पास कोई क्या नहीं था, अपना सन नहीं था। ओके, तो इसकी एक वाइफ थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। इसकी वाइफ का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। ओके, तो जैसे ही गंगाधर की मौत होती है, उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई क्या संभालती है, वो क्या करती है, जो भी ये झांसी स्टेट था ओके, यहाँ पे किंगडम झांसी किंगडम हुआ करता था, रानी लक्ष्मीबाई उसकी क्या बन जाती है, यहाँ से महारानी बन जाती है। ओके, और ये रानी लक्ष्मीबाई क्या करती है, ये एक गोद लेती है, एक जो बच्चे को गोद लेती है। ओके, उसका नाम क्या था, आनंद राव। ओके, तो ये रानी लक्ष्मीबाई क्या करती है, क्योंकि इन दोनों का अपना कोई सन नहीं था, अपना कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, इसीलिए ये रानी लक्ष्मीबाई क्या करती है, एक बच्चे को अडॉप्ट करती है जिसका नाम क्या था, आनंद राव। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने बच्चों जो रूल बना रखा था ओके, ब्रिटिशर्स ने एक ये न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, इस पॉलिसी में है क्या था कि अगर सपोज करो कि जैसे कि यहाँ पे गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई, इनकी कोई अपनी संतान नहीं है, ठीक है, तो अगर इनकी कोई संतान नहीं है, अगर इनकी डेथ के बाद गंगाधर राव की डेथ हो जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे करके कौन संभालती है इसको, रानी लक्ष्मीबाई। अगर रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है तो ये जो झांसी स्टेट है ओके, जो झांसी किंगडम है, वो ऑटोमेटिकली किसके कब्जे में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाएगा। ओके, ये इनके कब्जे में क्यों हुआ, क्योंकि जो गंगाधर राव है, इनका कोई अपना बच्चा नहीं है, इनकी आगे कोई अपनी संतान नहीं है। और ये जो ऑर्डर थे ब्रिटिशर्स के कि जो ये तो देखो आनंद राव थे, ये तो अडॉप्टेड सन था ना, ये तो गोद लिया था, तो ये तो इनका अपना बच्चा नहीं था, तो इसलिए ये क्या नहीं बन सकता था, ये किंग नहीं बन सकता था। ओके, ये क्या थी बेसिकली, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। इस पॉलिसी में समझाने का मतलब क्या था मेरा, कि अगर कोई किंग है ओके, अगर उसका कोई अपना संतान नहीं है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसका स्टेट है वो डायरेक्टली किसके कब्जे में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाएगा। जैसे कि झांसी स्टेट था, यहाँ का जो कि किंग था उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसको संभालती है रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन आपको पता ही रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं, एक सन को अडॉप्ट करती हैं जिसका नाम था आनंद राव। और फिर ये जो झांसी स्टेट होता है ये किसके अंडर हो जाता है, ये ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहाना बनाते हैं कि आपका कोई संतान नहीं है ओके, और ये अडॉप्टेड सन जो अपने आनंद राव है, ये राइट्स नहीं है कि वो क्या कर सके, यहाँ पे झांसी पे कब्जा कर सके। ओके, तो ये झांसी स्टेट था वो धीरे धीरे करके किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो कौन कौन से स्टेट से आप एग्जाम्पल में यहाँ पे दे सकते हो, कौन कौन से स्टेट है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बहाने में जो ब्रिटिशर्स ने क्या किए, अपने कब्जे में किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो। सबसे पहले तो झांसी हो गया, झांसी स्टेट था, वो भी ब्रिटिशर्स ने इसी के बहाने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बहाने में क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। फिर थे आपके पास सतारा जो एक स्टेट होता है, ये भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, धीरे करके अपने अंडर ले लिया, किसके बहाने पे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का बहाना लगा के। इसके बाद ये जो आपके पास है बगहट था ओके, बगहट, ये भी क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बहाना बनाया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का और अपने अंडर ले लिया ओके। और इसके बाद था सबलपुर ओके, सबलपुर
कूल, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेट थे, ओके, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे अपना रूल जमा लिया। कौन सा मेथड यूज़ करके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये समझना था आपके बच्चों, ठीक है। बच्चों अभी हमने क्या किया था, हम पॉलिटिकल कॉज के बारे में पढ़ लिया था, हमने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, आउटराइट वॉर भी हमने कर लिया, सब्सिडी अलायंस भी कर लिया, इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हम कर चुके हैं, और अभी जो फोर्थ है वो करेंगे हम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलेज्ड मिस रूल। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, देखो, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलेज्ड मिस रूल, इसको क्या कहते हैं, मिस गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये सिस्टम था मिस गवर्नमेंट का, जो सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ये मिस गवर्नमेंट का सिस्टम था, ये है क्या था। ओके, इसको समझने से पहले आपको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, इंडिया का मैप है, और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि यूपी और कुछ ये बिहार का एरिया था। ओके, तो इस एरिया को पहले क्या कहते थे, अवध कहते थे। ओके, क्या कहते थे, अवध। अभी जो ये अवध था इंडिया में, इसके यहाँ पे जो राजा था, ओके, उसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। ओके, तो अवध के जो नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। इसके बाद आपने समझना कि जो नवाब यहाँ पे अवध था, जो अवध यहाँ पे स्टेट था, ओके, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको अपने अंदर अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे करके इंडिया में अपना कब्जा करते जा रहे थे। ओके, उन्होंने महाराष्ट्र में कब्जा कर लिया था, उन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया, मराठास की जो लैंड थी उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, पंजाब की लैंड पे कब्जा कर लिया था। ओके, और अभी धीरे धीरे करके वो अवध को भी क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि अवध भी क्या हो जाए, अवध भी उनके कब्जे में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना, सब्सिडी अलायंस के बारे में बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बताया था। तो जो डॉक्ट्रिन जो इससे पहले हमने सब्सिडी अलायंस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो सब्सिडी अलायंस के कारण क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो अवध था, ओके, जो इसका खजाना था यहाँ पे, ओके, जो क्या था यहाँ पे इसका खजाना था, है ना, वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके वो एम्प्टी होना स्टार्ट हो गया, खाली होना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे अवध था उसका नाम क्या था, नवाब वाजिद अली, और अकॉर्डिंग टू सब्सिडी अलायंस इसको क्या करना पड़ता था कि कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिसर को क्या करना पड़ता था, अपने ऑफिस में क्या करना पड़ता था, अपॉइंट करना पड़ता था, राइट। कुछ ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ता था, अपने ऑफिस में अपॉइंट करना पड़ता था, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि इनको जो ब्रिटिशर्स थे इनको अपने ऑफिस में अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, इनको जो सैलरी थी, ओके, वो भी यही पेड कर रहे हैं, यानी अभी इतनी ज़्यादा सैलरी इनको पेड करनी पड़ रही है। तो इसलिए क्या था, जो अवध का जो यहाँ पे खजाना था, जो ट्रेजरी थी, ठीक है, वो धीरे धीरे करके क्या होना स्टार्ट होगी, एम्प्टी होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आप लोगों को पता ही है, जैसे कि खजाना खत्म होता है तो पूरे जो राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सारी की सारी हिल जाती है। इसी के कारण क्या हुआ, लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना स्टार्ट हो गए। ओके, लोग यहाँ पे गुस्सा होना क्यों हो रहे थे, वो रीज़न हम यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। अभी जो राजा को ज़्यादा सैलरी पेड करनी पड़ रही थी, अभी राजा अपने घर से तो पेड नहीं करेगा नहीं, ठीक है, राजा भी इनको तभी पेड करेगा ना अगर उसके पास पैसे होंगे। तो वो पैसे आएंगे कहाँ से, है ना, उसके पास जो मनी आएगी, जो अवध की जो ट्रेजरी थी, यहाँ पे जो किंग है नवाब वाजिद अली, इसके पास जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, लोगों से आएगा। तो ये पैसा इकट्ठा करने के लिए जो किंग ने क्या किया, है ना, वो हैवी टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। ओके, ये अभी जो ये लोग थे यहाँ पे अवध में, जो पर्सन यहाँ पे रह रहे थे, है ना, जो उनको क्या देना पड़ रहा था, अभी हायर टैक्स पेड करना पड़ रहा था। ओके, इसके बाद क्या हुआ, देखो जो लोग थे यहाँ पे, एक तो ये था उनको ज़्यादा अभी टैक्स देना पड़ रहा है, दूसरा जो यहाँ पे जैसे कि ताल्लुकदार हो गए या फिर जो किंग के अपने ऑफिशियल थे, जो क्या करते थे, टैक्स को इकट्ठा करते थे, है ना, वो क्या करते थे कि सपोज करो कि यहाँ पे कोई ये ऑफिशियल्स हैं,
है ना, ये क्या है, ऑफिशियल्स हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये कोई पर्सन है, हम एग्जांपल लेते हैं एक पर्सन का, ओके। ये क्या कर रहे हैं, इनसे टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। मान लो कि टैक्स तो इनको इकट्ठा कितना करना है, इनको 50 रुपीज़ करना है, ठीक है। तो ये 50 रुपीज़ क्या करना है, इनको इकट्ठा करना है। लेकिन ये ले कितने रहे हैं इनसे, ये ले रहे हैं मान लो 200 रुपीज़ इनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो करप्शन हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी, ऑफिशियल लेवल पे हो रही थी। और इसी के साथ है जो ताल्लुकदार थे, आपको पता ही है जो तो ताल्लुकदार क्या करते थे, इन्होंने अपनी लैंड फार्मर्स को दे रखी थी, ठीक है। इन्होंने अपनी लैंड फार्मर्स को दे रखी थी, तो ये भी क्या कर रहे थे, हाई टैक्स उन पे इम्पोज कर रहे थे। और दूसरा रीज़न था कि ऑफिशियल थे वो ज़्यादा मनी एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इसके कारण जो लोग थे, है ना, वो क्या हो गया, उनमें वो जो लोग थे वहाँ के, ओके, जो सिटीजन थे वो क्या हुए, राज्य से नाराज़ हो गए। और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, वहाँ पे स्ट्राइक होना स्टार्ट हो गई है। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके, जो वहाँ की सिचुएशन थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया फिर जो अवध में, ओके, ब्रिटिशर्स ने क्या किया अवध में, फिर क्या किया, यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स को भेजा। और वहाँ पे उनको जो ऑफिशियल्स थे उनको भेजा कि आप देख के आओ कि अवध में जो लोग इतने ज़्यादा वहाँ पे जो गुस्सा हो रखे हैं, है ना, जो नाखुश हैं, वो क्यों हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जैसे ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कुछ बंदों को अपॉइंट करते हैं अवध में, तो उसके बाद वो पूरी सिचुएशन को क्या करते हैं, पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जब ये ऑफिशियल्स इसके बाद फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये इसलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि जो किंग है और जो साथ में ताल्लुकदार है वो क्या कर रहे हैं, वो हाई टैक्स इनसे क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। यानी टैक्स ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ की सिचुएशन को मैं ठीक करने के लिए क्या करता हूँ कि अवध को, है ना, मैं क्या कर लेता हूँ, अपने कब्जे में कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर के थ्रू उसने क्या किया, अवध को अपने कब्जे में ले लिया। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। अभी देखो अवध को उसने अपने कब्जे में ले लिया, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। किसका बहाना बना के, उसने बहाना बनाया कि जो अवध है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं था, ठीक है, और भी काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पा रहे थे, जो नवाब के राजा थे वहाँ पे। लेकिन उन्होंने बहाना बनाया अवध को कब्जा करने के लिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहाना बनाते हैं कि जो अवध की सिचुएशन है उसको हम ठीक कर सकते हैं। यानी ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं, जो अवध की सिचुएशन है, जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारकाट हो रही है, उसको ये क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसके लिए इनको क्या करना होगा, अवध को अपने कब्जे में करना होगा। तो ये बहाना बना के ये क्या करते हैं, अवध को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसको कहते हैं मिस गवर्नमेंट। यानी मिस गवर्नमेंट यहाँ पे अवध में थी, लोग स्ट्राइक कर रहे थे, है ना, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ढंग से चल नहीं पा रही थी, यहाँ पे मारकाट हो रही थी। तो इसका बहाना बना के ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अवध को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अभी जब वो अवध को क्या करते हैं, अपने कब्जे में करते हैं, इसके कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं किस पे, जो अवध होता है, ओके। सबसे पहले जो यहाँ पे अवध था, है ना, यहाँ पे जो किंग के अपने ऑफिशियल्स थे, किंग के क्या थे, कुछ अपने जो ऑफिशियल्स थे, कुछ उनके अपने क्या थे, सोल्जर थे। उन सारे के सारे सोल्जर्स को क्या कर दिया गया, ऑफिस से निकाल दिया गया। क्यों, क्योंकि अभी अवध किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, जो राजे के जो अपने सोल्जर थे या फिर ऑफिशियल्स थे उनको नहीं रखेंगे, और ब्रिटिश क्या करेंगे, अपने बंदों को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। और इनको क्या कर दिया, सारे के सारे बंदों को निकाल दिया। आप कह सकते हो कि इन सारे ऑफिशियल और सोल्जर को इन्होंने जॉब से निकाल दिया। इसके बाद क्या था कि जो ताल्लुकदार थे, ठीक है, जो ताल्लुकदार पहले क्या कर रहे थे, हाई टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, किन से, किसानों से। तो ताल्लुकदारों की जो ज़मीन थी वो भी किसने छीनना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिशर्स ने, ओके। क्योंकि आप सोच के देखो कि यहाँ पे जो पूरा अवध है, अगर उसी पे किसने कब्जा कर लिया है, ब्रिटिशर्स ने, तो यहाँ पे जो ताल्लुकदार रहते थे, जो उनकी लैंड थी, वो लैंड भी अभी किसके कब्जे में आ गई है, ब्रिटिशर्स के। तो इसके कारण क्या था, जो ताल्लुकदार थे इनकी लैंड भी किसके कब्जे में आ गई थी, ब्रिटिशर्स के। इसलिए इसके लिए ये भी किसके खिलाफ हो गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपके पास कि जो
अवध के जो 75,000 सिपाही होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, जो 75,000 जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं, उनको भी अभी क्या करना पड़ेगा, उनको भी अभी हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों हायर टैक्स पे करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अभी जो अवध है वो किसके कब्जे में आ गया है, वो ब्रिटिश के कब्जे में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मेरा समझाने का पर्पज़ था, आपको समझाना था कि ये मिस गवर्नमेंट या फिर अलेज्ड मिस रूल क्या होता है, ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक जस्ट बहाना था ब्रिटिशर्स का कि कोई नई जो ज़मीन है उस पर कैसे कब्जा किया जाए। जैसे कि मैंने आपको अवध का एग्जांपल दिया था, अवध में जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ठीक ढंग से नहीं चल रही थी, लोग यहाँ पे मारपीट कर रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी यहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इसका बहाना बना के यहाँ पे क्या करते हैं, अवध को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों हम पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने आउटराइट वार के बारे में पढ़ लिया, सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी देख लिया, और ये जो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलेज्ड मिस रूल ये भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अभी हम करते हैं पॉइंट नंबर 2, डिसरिस्पेक्ट शोन टू। सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहादुर शाह कौन थे। ओके, जो बहादुर शाह थे ये सबसे पहले तो एक समझ लो कि ये कौन थे, एक मुस्लिम थे। ओके, मुस्लिम थे, और ये किन से बिलोंग करते थे, ये मुग़लों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी मुग़ल्स थे, ओके, ये क्या थे, उनमें से एक थे, और जो सारे के सारे मुग़ल्स थे वो मुस्लिम ही थे, आप लोगों को जैसे पता होगा। तो सबसे पहले जो अगर आपको मुग़ल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो मुग़ल्स जो आए इंडिया में, ओके, जो मुग़ल्स इंडिया में आए वो कब आए थे, 1526 में आए, और सबसे पहला जो उनका किंग था वो इंडिया में आया था बाबर। ठीक है, यानी बाबर क्या था, ये फर्स्ट राजा था, ये पहला किंग था जो इंडिया में आया था, कब, 1526 में। तब 1526 से लेकर 1857 आते आते, ठीक है, तो जो मुग़लों का जो सबसे लास्ट में किंग था वो कौन था, बहादुर शाह। ओके, और जो उसकी वाइफ का नाम था वो क्या था, जीनत महाल। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बहादुर शाह कौन थे, ये क्या थे, जो मुग़ल्स के सबसे लास्ट में किंग थे, सबसे लास्ट वाले किंग थे, और इसकी वाइफ का नाम क्या था, जीनत महाल। ओके, तो बहादुर शाह के साथ में प्रॉब्लम क्या थी, ये जो बहादुर शाह थे कहाँ पे रहते थे, ये जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, ओके, जो लाल किला है दिल्ली का, ये वहाँ पे रहते थे। ठीक है, यहाँ पे रहने से देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी कि जो रेड फोर्ट था ना, उस टाइम पे ये क्या हुआ करता था, ये बहुत ही ज़्यादा जो राजनीति का एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल्स होते हैं, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी, ये एक अनाउंसमेंट करते हैं 1849 में। ओके, ये क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि जो बहादुर शाह है, ओके, ये अभी कहाँ नहीं रहेगा, अभी ये रेड फोर्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि आप रह सकते हो, लेकिन आप कहाँ पे रह सकते हो, आप कुतुब मीनार के पास चले जाओ, उस वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट आपने याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी क्या अनाउंसमेंट करते हैं 1849 में, ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जो बहादुर शाह है अभी वो कहाँ नहीं रहेंगे, रेड फोर्ट में नहीं अलाउड है, अभी वो कहाँ पे जाके रह सकते हैं, कुतुब मीनार के पास। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की जाती है लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग ये भी एक गवर्नर जनरल थे, ये भी एक अनाउंसमेंट करते हैं 1856 में। ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जो बहादुर शाह के जो सक्सेसर्स होंगे, ठीक है, यानी बहादुर शाह के बाद जो इसके बच्चे होंगे, जो इसके सन्स होंगे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने नाम के साथ में टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो टाइटल क्या होता है, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, तो उसमें टाइटल क्या होगा, महाराजा। ठीक है, तो जो ये बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की। तो अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि टाइटल नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो अभी क्या था कि जो इसके जो सक्सेसर्स हैं, यानी जो इसके बच्चे होंगे आगे बहादुर शाह के, ठीक है, वो अपने नाम के साथ क्या नहीं यूज़ करेंगे, अभी
कोई टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रंजीत सिंह का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह, टाइटल क्या होगा, महाराजा। यानी आगे आने वाले बच्चे हैं जो रंजीत सिंह के, ठीक है, वो अपने नाम के साथ क्या, मान लो कोई रंजीत सिंह का बेटा था, जैसे कि दलीप सिंह है, राइट, दलीप सिंह। तो दलीप सिंह क्या करता है, अपने नाम के आगे महाराजा नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पहले अनाउंस कर दिया किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, कि जो भी सक्सेसर्स होंगे किसके, बादशाह के, वो क्या नहीं कर सकते हैं, टाइटल, कोई भी फैमिली का जो टाइटल है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हुआ क्या, देखो ऐसा करने से जो आपको पता, ये बादशाह कौन थे, मुस्लिम थे। और जब एक मुस्लिम किंग के साथ में ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो जो इंडिया में मुस्लिम लोग रहते हैं, जो आम सिटीजन रहते हैं, तो उनके साथ में तो बहुत अन्याय हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो किसके खिलाफ चले गए, ब्रिटिशर्स के। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1857 का विद्रोह था उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद बच्चों हम थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहिब कौन था, ओके, नाना साहिब कौन था, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बताना चाहिए। नाना साहिब कौन था, इससे पहले आपको बताना चाहिए कि मराठास कौन थे और ये कहाँ पे रहते थे। देखो जो आज के हमारे प्रेजेंट इंडिया में, जो इंडिया का मैप दे रखा है, जो यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है, ये जो किंगडम था, ये जो आप कह सकते हो कि ये किंगडम था, जो राज्य था पहले, यहाँ पे कौन रूल किया करते थे, यहाँ पे मराठास रूल किया करते थे, ठीक है। मराठास में से जो एक, जो उनके सबसे फर्स्ट जो जिन्होंने एस्टेब्लिश किया ये मराठा किंगडम, उसका नाम था शिवाजी, ठीक है। शिवाजी के बाद जो काफ़ी सारे किंग आए, ठीक है, और उनमें से एक था कौन, बाजीराव सेकंड, ओके। ये कौन थे, लास्ट पेशवा थे। देखो पेशवा क्या थी, जब मराठास का टाइम था ना, ओके, तो पेशवा क्या थी, एक पोस्ट हुआ करती थी। ये पोस्ट कैसे, जैसे कि आज हम अपने इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, तो पहले मराठास के टाइम पे जो पेशवा थी वो क्या थी, एक एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल क्या थी, एक पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो पेशवा क्या थी, एक ये पोस्ट का नाम था, जो कि आप कह सकते हो जो किसके इक्वल हुआ करता था। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है, तो आप कह सकते हो कि जो मिनिस्टर होता था, ठीक है, वो पहले उसको किसके नाम से बुलाया जाता था, पेशवा के नाम से, ठीक है। तो जो ये बाजीराव सेकंड थे, है ना, ये कौन थे, ये लास्ट पेशवा थे, ओके। लास्ट पेशवा मतलब ये क्या थे, लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ओके। इसके बाद कोई पेशवा नहीं आया मराठा किंगडम्स की तरफ से। तो बाजीराव सेकंड के बारे में हमने समझ लिया, शिवाजी के बारे में समझ लिया, है ना, मराठा किंगडम के बारे में समझ लिया। तो इसके बाद इनका क्या रिलेशन है नाना साहिब से, है ना। देखो नाना साहिब क्या थे, जो ये बाजीराव सेकंड था ना, है ना, इसके सन थे। इसके सन कौन थे, नाना साहिब, ओके। ये क्या थे, ये इसके अपने सन नहीं थे, ओके। ये जो कौन से थे, इसके अडॉप्टेड सन थे, है ना। ये कौन से थे, इसके अडॉप्टेड सन थे, कौन, नाना साहिब। तो प्रॉब्लम क्या थी नाना साहिब के साथ में, प्रॉब्लम ये थी, नाना साहिब कहाँ पे रह रहा था, पूना में, है ना। कहाँ पे रह रहा था ये, पूना में, जो महाराष्ट्र के पास पड़ता है। तो नाना साहिब को प्रॉब्लम ये थी कि जो पेंशन वो किसको दे रहे थे, बाजीराव सेकंड को दे रहे थे, है ना। वो पेंशन इस नाना साहिब को ब्रिटिशर्स ने देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। यानी अभी नाना साहिब को क्या नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अडॉप्टेड सन है किसका, बाजीराव सेकंड का। इसीलिए अडॉप्टेड सन होने की वजह से इसको क्या नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलती थी, जो पहले इसके फादर को मिला करती थी। और इसको ये नाना साहिब था, इसको ये मजबूर किया गया कि आपको पूना में अभी नहीं रहोगे, ठीक है, आप कहाँ पे जाके रहोगे, आप कानपुर के साथ में जाके रहो। कानपुर कहाँ पे, यूपी में, और पूना किसके नज़दीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र के नज़दीक पड़ता है, ठीक है। और नाना साहब को देखो ये काफ़ी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पूना कहाँ पे है और यूपी में कानपुर कहाँ पे, इतनी दूर है, ठीक है, यानी अपनी फैमिली से इतनी दूर रहना। और दूसरा क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नाना साहिब को ये हुई कि जितने इसने यहाँ पे वेल्थ इकट्ठी की हुई थी यहाँ पे पूना में, या फिर जो इसके पास पैसे थे, ओके, ये जितनी वेल्थ इसने इकट्ठी की हुई थी किसके लिए, ताकि ये लोगों को बता सके किसके बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, है ना, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये क्या करते जा रहे हैं, कब्जा करते इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास है एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ओके। इसको समझने से पहले हम एक मैप समझते हैं। ये इंडिया है, ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया की जो वेस्ट में है ना, जो नॉर्थ वेस्ट साइड में जो कंट्री पड़ता है, ये क्या है, नॉर्थ,
ये साउथ, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट। यानी इंडिया की नॉर्थ वेस्ट साउथ में एक कंट्री पड़ता है, ठीक है, और वो कंट्री कौन है, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। तो जो देखो इंग्लैंड कहाँ पे है, ठीक है, और इंडिया यहाँ पे है, और फिर भी जो इंग्लैंड से जो ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कहाँ पे कब्जा कर लिया, इंडिया पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो लोगों की जो प्रॉब्लम थी, है ना, वो प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे पे रूल कर रहे हैं, हमारे पे जो कब्जा कर रहे हैं, हमारे पे जो सत्ता चला रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं, इंग्लैंड में। यानी जो इंडिया का जो मेन कंट्रोल है, इंडिया पे जो कब्जा किया हुआ है ब्रिटिशर्स ने, उसको कंट्रोल कर रहे हैं कहाँ से बैठे बैठे, इंग्लैंड से बैठे, ठीक है। और अभी इतनी ज़्यादा दूर से कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, आपको पता ही है कि इसमें जो है करप्शन होने के चार्जेस काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया से ये क्या कर रहे थे, जितना भी ये पैसा इकट्ठा करके ले जा रहे थे इंडिया से, जितना भी ये क्या थे जो पैसा इकट्ठा करके ले जा रहे थे कहाँ पे, इंग्लैंड में, ओके। तो वो पैसा वो जो इंडिया से इकट्ठा कर रहे थे कहाँ पे ले जा रहे हैं, इंग्लैंड में, और वो पैसा वो कहाँ नहीं खर्च कर रहे हैं, इंडिया में, है ना। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लोगों ने सोचा कि जो पहले मुगल्स थे, है ना, जो पहले मुगल्स थे जैसे कि बाबर हो गया या फिर अकबर हो गया, वो जो सारे राजा थे उन्होंने क्या किया, इंडिया पे आए, वो इंडिया पे अटैक किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इंडिया पे कब्जा किया। लेकिन वो कहाँ पे रहते थे, वो इंडिया में रहते थे, ठीक है। और इंडिया से जितना भी पैसा इकट्ठा करते थे वो सारा के सारा पैसा कहाँ पे लगाते थे, इंडिया में ही लगाते थे। यानी कहीं पे रोड बना दिया, या फिर कहीं पे जो यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी बनवा दी, या फिर कहीं पे आश्रम बनवा दिया, ठीक है। तो वो सारा का सारा पैसा जो मुगल्स क्या करते थे, इंडिया से इकट्ठा करते थे, वो सारा का सारा कहाँ पे खर्च करते थे, इंडिया में ही खर्च किया करते थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंडिया से ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ये इंडिया में नहीं खर्च कर रहे हैं, इनका पर्पज़ है जो वो लोगों की वेलफेयर नहीं है, लोगों का भलाई करना नहीं है, इनका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना। और ये प्रॉफिट कैसे कमा रहे थे, ये वो पैसा जो इंडिया से कमा रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, वो कहाँ पे भेज रहे हैं, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें जो है वो क्या लगी, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाई, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मीनिंग किसका था, एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। एब्सेंटी का मतलब यही है कि जो एब्सेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ओके। सॉवरेनिटी का मतलब ये होगी कि सत्ता चला रहे हैं कहाँ से बैठे बैठे, इंग्लैंड से बैठे बैठे, ठीक है। तो ये लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है, और इसके खिलाफ वो क्या करते हैं, जो 1857 का विद्रोह होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, होते सोशियो रिलीजियस कॉजेस। यानी ब्रिटिशर्स ने अभी क्या किया कि जो इंडियंस थे, ओके, उनके रिलीजन में और जो उनकी सोसाइटी थी, जो भी उनके सोशल कस्टम से, जो भी उनके रीति रिवाज थे, यानी धीरे धीरे करके उन्होंने उसमें इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया। उसमें सबसे पहले है इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम। देखो अगर आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले, है ना, यहाँ पे एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था सती प्रथा, ओके। देखो सती प्रथा क्या होता है, सपोज करो कि ये क्या एक मेल मेंबर है, ओके, ये क्या एक मेल मेंबर है, और ये दोनों क्या हैं, और ये क्या है इसकी वाइफ, राइट, ये क्या है इसकी वाइफ है, किसकी, एम की। तो अगर ये जो एम है, अगर इसकी डेथ हो जाती है ना, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी जब इसको क्रीमेट किया जाता है ना, जब इसका दाह संस्कार किया जाता है, यानी जब इसको जलाया जाता है इस मेल को, तो जो उसकी पत्नी थी उसको भी क्या करना पड़ता था, इसके साथ में क्या क्या कर दिया जाता था, इसके साथ में जला दिया जाता था। और इस प्रथा को कहते थे सती प्रथा। यानी सती प्रथा क्या थी, ये एक ऐसा सिस्टम था, अगर बाय चांस किसी जो कोई मेल कोई फीमेल है, ठीक है, अगर कोई औरत है, अगर उसके हस्बैंड की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जब उसके हस्बैंड का जब
उसको क्रीमेट किया जाता था, जब उसको जलाया जाता था तो उसकी वाइफ को इसके साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1829 में क्या किया, सती प्रथा को भी ख़त्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1856 में जो इन्होंने क्या किया कि जो विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए। ठीक है, इसके कारण क्या था कि जो विधवा औरतें थी, ठीक है, यानी जिसके हस्बैंड है वो मर चुके थे, ठीक है, वो भी क्या कर सकती हैं, उनको ये राइट दे दिया कि आप भी क्या कर सकते हो, दोबारा से मैरिज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्ट लेके आए। इसके बाद एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, राइट। तो यहाँ पे क्या था, देखो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे वो टेलीग्राफ लेके आए। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा कि जो टेलीग्राफ के जो नेटवर्क होते हैं ना, वो सिमिलर होते हैं जैसे कि आपके लैंडलाइन लगते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं, पोल वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि मैसेज एक प्लेस से लेकर दूसरी प्लेस तक पहुँचाया जा सके। तो जो टेलीग्राफ के जो पोल वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, वो जो पोल इंस्टॉल किए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, तो इंडियंस ने क्या समझा कि ये पोल ये इन्होंने क्या किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, ये किसके लिए किए हुए हैं, ये लोगों को फांसी देने के लिए किए हुए हैं। ठीक है, तो जो इंडियंस थे, आपको पता ही इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि ये पोल है वो किसके लिए हैं, ये फांसी देने के लिए लगा रखे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, वो पोल किसके लिए थे, वो टेलीग्राफ पोल थे, यानी मैसेज को एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद सेम प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रेलवे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये भी इंडियंस के लिए एक नई चीज़ थी। तो जो इंडियंस हैं वो भी क्या करते हैं, इस चीज़ का विरोध करते हैं। कैसे, जैसे कि रेल में क्या होते हैं, वहाँ पे डिब्बे होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इंडियंस ने क्या समझा कि ये कंपार्टमेंट्स हैं, ये जो डिब्बे हैं, ये अलग अलग ऐसे करके ये क्या है, ये हमारी जो सोसाइटी है उसमें उसको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये डिब्बे हैं, यानी एक डिब्बे में जो वाइट पर्सन बैठेगा, दूसरे में जो इंडियंस हैं वो सांवले कलर के वो बैठेंगे, यानी तीसरे में जो रिच पर्सन है वो बैठेंगे। यानी ऐसे करके क्या किया जा रहा है, सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं था, ये सारी की सारी क्या थी, र्यूमर्स थी, राइट। थर्ड रीज़न था वो सोशियो रिलीजियस कॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो भेदभाव किया जाता था इंडियंस के साथ में, कौन करते थे भेदभाव, यानी जो इंडियंस हैं, राइट, जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे एज ए सोल्जर। यानी सोल्जर किसके थे, वो ब्रिटिशर्स के है, कौन थे, वो इंडियन, यानी वो इंडियन सोल्जर थे, काम किसके लिए कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के लिए। तो जो उनके ऑफिसर थे, है ना, वो ऑफिसर का रैंक तो इंडियंस को नहीं दिया जाता था, तो वो जो ऑफिसर थे वो ब्रिटिशर्स थे। और जो ऑफिसर थे वो क्या करते थे, दूसरे सोल्जरों के साथ में क्या करते थे, काफ़ी ज़्यादा वो एरोगेंट थे और वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, मिसबिहेव किया करते थे इंडियंस के साथ में। इसके कारण क्या हुआ, ठीक है, इसके कारण ये हुआ कि जो ऑफिशियल्स थे, यानी जो बड़े अफसर थे, और जो छोटे सोल्जर थे, जो इंडियंस थे, उनके बीच का जो डिवाइड था ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या होना स्टार्ट हो गया, वो धीरे धीरे करके वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो वो सेपरेट होना क्यों, उनके बीच के जो रिलेशन थे वो इतने ज़्यादा ख़राब होने क्यों स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो जो उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते थे इंडियंस के साथ में, वो एरोगेंट थे और वो हो सकता था उनको मारते पीटते थे। ठीक है, और उनके साथ में वो क्या थे, मिसबिहेव किया करते थे। तो इसलिए क्या थे, वो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाए किसके, इंडियंस के लिए। फोर्थ रीज़न था करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो करप्शन थी, जो ब्रिटिशर्स का जो उनका सिस्टम था रेंट इकट्ठा करने का या फिर उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने का, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या थे, लूप होल्स थे, उसमें कहीं ना कहीं क्या थी, काफ़ी सारी कमियां थी। और वो कमियां क्या थी, वो थी कि पैसा वो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं और वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, वो कोई अमाउंट क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं। यानी वहाँ पे क्या थी, करप्शन काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये भी क्या था, एक कारण बना किसका, 1857 का जो विद्रोह हुआ। इसके बाद ऑपरेशन ऑफ द पुअर। देखो जो गरीब लोग थे उनका कैसे ऑपरेशन किया जा रहा था, उन पे कैसे दबाव डाला जा रहा था, उनका कैसे शोषण किया जा रहा था। यानी जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब जो किसान थे, है ना, उनके साथ में क्या किया जा रहा था। अगर किसान मान लो जो उनको रेंट पे करना होता था, अगर वो टाइम पे क्या नहीं करते थे, रेंट पे नहीं करते थे, तो उनको मारा जाता था, कोर्ट में घसीटा जाता था और उनको इवन दैट टॉर्चर किया जाता था और फिर जेल में
बंद कर दिया जाता था, ठीक है। यानी जो जुडिशियल सिस्टम था वो सारा का सारा क्या हो चुका था, करप्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये जो जुडिशियल सिस्टम था ये सारे के सारे जो डिसीजन देता था, जो भी अपनी जजमेंट दिया करता था, ये सारी की सारी जजमेंट किसके फेवर में दिया करता था, जो भी ब्रिटिशर्स हैं। यानी जो आम लोग हैं, यानी जो ब्रिटिशर जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए जो वो कहीं नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल सिस्टम ही जो करप्ट हो चुका है वो ब्रिटिशर्स की सुनेगा, और वो ब्रिटिशर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। तो पीजेंट्स के साथ में क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा था, उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला, इसलिए उनकी जो कंडीशंस थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब थी। इसके बाद है एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज़। देखो क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए थे वो क्या करते थे, जब इंडिया में आए थे, सबसे पहले मैंने बताया था ब्रिटिश कब आए थे इंडिया में, 1609 में आए थे इंडिया में। जब ये यहाँ पे इंडिया में आए थे तो वो जो इंडियन टेम्पल थे या भी जितने मस्जिद, जहाँ पे जितनी भी मस्जिद हुआ करती थी उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते उनमें जो ये रिस्पेक्ट करने की भावना है ना वो चेंज होती चली गई। यानी अभी उन्होंने क्या किया कि जो इंडियंस की जो भी हमारे रीति रिवाज थे, जो भी हमारे सोशल कस्टम्स थे, उनके साथ में इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि इन्होंने क्या किया कि जो आइडल वर्कशिप होती है ना, यानी हम क्या करते हैं, किसी की मूर्ति सामने लगा लेते हैं और फिर इंडियंस क्या करते हैं, उसकी पूजा करते थे। तो ये सिस्टम भी इन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। और जब इन्होंने ये सिस्टम अबॉलिश किया तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो क्या हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया, विद्रोह में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। 7 नंबर पे ओरिजिन था फियर रिगार्डिंग द वेस्टर्न एजुकेशन। यानी जब वेस्टर्न एजुकेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई कोलकाता मद्रासा, यानी ये क्या था, एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन था, मुस्लिम कॉलेज हुआ करता था। यहाँ पे इन्होंने क्या की, जो वेस्टर्न एजुकेशन यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज थी, जो साइंस मैथ था, वो कहाँ के वो क्या किया इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। जो इंडियंस थे उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। और इस जो सिस्टम इन्होंने, ये एजुकेशन का सिस्टम है, ये मैथ साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी ये जो सिस्टम था, ये जो इंडियंस ने क्या समझा कि ये जो साइंस और मैथ को प्रमोट करने के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, ये जो लेके आ रहे हैं ये सिस्टम, जो इंग्लिश लैंग्वेज ये पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा लोगों को क्या बनाया जा सके, क्रिश्चियंस, ताकि ज़्यादा लोगों को क्या बनाया जा सके, क्रिश्चियन बनाया जा सके। तो लोगों ने इसको भी क्या समझा, इसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग समझी, ओके। और इसलिए लोगों ने क्या किया, जो ये वेस्टर्न एजुकेशन थी इसके खिलाफ भी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। 8वें नंबर पे आपके पास आता है कि टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, यानी जो मंदिर, जो आपके पास मंदिर या फिर जो मस्जिदें हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन पे भी जो टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। हालांकि देखो, ये ब्रिटिशर्स से आने से पहले जो यहाँ पे मुगल्स हुआ करते थे, हालांकि वो जो रिलीजियस प्लेसेस हुआ करते थे उन पे टैक्स वगैरह चार्ज नहीं करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो हमारे धार्मिक स्थान थे उन पे भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और इसीलिए क्या हो गया, यहाँ से जो लोग थे वो भी क्या हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट में था आपके पास में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। और इसके लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या था, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1850 में। देखो इसके अकॉर्डिंगली क्या था, इसको समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पे पर्सन कौन है, ए पर्सन है, ठीक है। ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है, ये हिंदू है, ठीक है। अभी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो ये लॉ बना है, एक्ट क्या होता है, जो ये अभी लॉ बना है, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंगली जो पर्सन ए है वो अपना जो रिलीजन है, वो रिलीजन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यानी ये वो पहले हिंदू था, अभी वो क्या बन सकता है, मुस्लिम बन सकता है, ठीक है। हालांकि पहले ये क्या था, अलाउड नहीं था, लेकिन अभी ये क्या कर दिया गया, अलाउड कर दिया है। लोगों ने क्या समझा, लोगों ने समझा कि ये जो पर्सन जो ए है ना, ये इतनी छूट दे रहे हैं जो रिलीजन चेंज करने में, धर्म चेंज करने में, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि जो हिंदू रिलीजन को क्या किया जा सके, ताकि हिंदू रिलीजन को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इसके तो बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट रीज़न था जो 1857 में विद्रोह हुआ था, वो क्या था, इकोनॉमिक कॉजेज़। देखो जहाँ पे आपको इकोनॉमिक वर्ड आता है ना, इकोनॉमिक का मतलब है ये किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होगा, किससे, मनी से रिलेटेड है। यानी ये ऐसे कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। 1857 जो विद्रोह हुआ था, ऐसे कारणों के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो रिलेशन था वो किसी ना किसी तरीके से किसके साथ था, मनी के साथ था, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि मनी कॉजेज़ या फिर इकोनॉमिक कॉजेज़, ठीक है।
सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी जो इंडिया में रिसोर्सेज थे उनको कैसे एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, कैसे उनका शोषण किया जा रहा था। देखो समझने की बात ये है कि सबसे पहले क्या था कि जो आपको पता ही था कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन थी, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो सबसे पहले कहाँ पे आई थी, इंग्लैंड में ही आई थी, है ना। यानी जो इंग्लैंड में क्या था, वहाँ पे मशीनरी वगैरह काफ़ी थी, तो वहाँ पे जो चीज़ें बनती थी वो मशीनों के साथ में बनती थी। तो मशीनों के साथ में जो चीज़ें बनती हैं वो सस्ती भी होती हैं और वो उनको जल्दी बनाया भी जा सकता है। यानी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, इंडिया से जो रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड में। इंडिया से, ये इंडिया है हमारा, इंडिया से क्या लेके जा रहे हैं, ये रॉ मटेरियल कहाँ पे लेके आ रहे हैं, इंग्लैंड से। ओके, और इंग्लैंड से जो रेडीमेड चीज़ें हैं, राइट, जो रेडीमेड जो चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं, जैसे कि कोई शर्ट्स वगैरह हो गई या फिर कोई प्रोडक्ट हो गया, खाने पीने का प्रोडक्ट हो गया, राइट, तो वो प्रोडक्ट अभी कहाँ पे आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे। ओके, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि रॉ मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, इंडिया से इंग्लैंड में जा रहा है, और वहाँ का बना बनाया सामान जो रेडीमेड सामान था वो कहाँ पे आ रहा था, इंडिया में आ रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि जो मशीनों से बनी हुई चीज़ें थी वो ज़्यादा सस्ती भी थी और वो ज़्यादा क्या थी, ड्यूरेबल भी थी। तो लोगों ने क्या किया, जो मशीनों से बनी हुई चीज़ें थी उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सस्ती पड़ती थी। और इसका नुकसान ये हुआ कि जो इंडिया की चीज़ें थी, कि मान लो कोई हाथ से बनाई हुई चीज़ है या फिर कोई कंबल वगैरह, शॉल वगैरह हो गया, तो उनकी जो सेल थी वो क्या होगी, कम होगी। और उन पे जो फैमिलीज डिपेंड किया करती थी, जिनसे उनका कारोबार चला करता था, तो उनका कारोबार क्या हो गया, धीरे धीरे करके स्टॉप हो गया। और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो धीरे धीरे करके बढ़नी स्टार्ट हो गई। और एक रीज़न तो ये था कि रेडीमेड चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। दूसरा रीज़न था उसका कि जो इंडिया में चीज़ें आ रही हैं उन पे तो कोई भी टैक्स वो नहीं देते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। जो चीज़ें इंडिया में आ रही हैं उस पर तो नो टैक्स, ओके, नो टैक्स। लेकिन जो इंडिया से चीज़ें जा रही थी बाहर, ओके, मान लो कोई शॉल हो गया या फिर कोई, जैसे कि कोई आप प्रोडक्ट लगा लो, अगर वो इंडिया में बना हुआ है, अगर हाथ के साथ में बना हुआ, अगर वो इंग्लैंड में जा रहा है, तो उस पर इतना टैक्स लगाया जाता था, जो टैक्स रेट्स, इतना टैक्स लगाया जाता था कि वो इतना महंगा हो जाता था कि लोग उसको ख़रीदना पसंद ही नहीं करते थे। ओके, तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो इंडिया की बनी बनाई चीज़ें वो इंग्लैंड में जाती थी, उन पे काफ़ी टैक्स लगाया जाता था। आपको पता ही है, अगर जिसमें जितना ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और लोग उसको क्या करेंगे, ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा क्या था कि जो इंडिया में चीज़ें वो लेके आ रहे थे ब्रिटिश से, उन पे वो कोई टैक्स नहीं देते थे, इसलिए जो इंडिया पे पैसा आना चाहिए था वो क्या था, इंडिया को अपना शेयर, जो टैक्स का शेयर मिलना चाहिए था, वो पैसा इंडिया को नहीं मिल रहा था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट करना है आपने, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ बच्चों क्या होता है? ड्रेन का मतलब है कि फ्लो, अभी फ्लो किसका हो रहा है, ये वेल्थ का। यानी इंडिया से जो पैसा है, वो कहाँ पे जा रहा था, इंग्लैंड में जा रहा था। ओके, इंडिया से पैसा कैसे जा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता था वो सारा के सारा क्या कहाँ पे जाता था, इंग्लैंड में जाता था। ये सबसे पहले जो चीज़ थी, इसके बारे में सबसे पहले कौन से पर्सन ने बताया कि ऐसा हो रहा है इंडिया में, कि इंडिया की जो पैसा है वो कहाँ पे जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है? सबसे पहले बताया दादा भाई नारोजी ने। ओके, दादा भाई नारोजी, ये आगे जो नेक्स्ट लेसन है उसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप इतना समझ लो कि दादा भाई नारोजी कौन थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। तो ये दादा भाई नारोजी क्या करते हैं, ये एक बुक राइट करते हैं जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस बुक में ये क्या करते हैं, इस जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी इसके बारे में बताते हैं कि कैसे जो इंडिया का पैसा है वो कहाँ पे जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, और धीरे धीरे करके जो इंडिया है वो क्या होता जा रहा है, वो गरीब कंट्री बनता जा रहा है। थर्ड नंबर पे आपने समझा डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट। इसमें क्या है कि जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ थी, यानी इंडिया में जो इंडस्ट्री वगैरह थी, इंडिया में जो हाथ से सामान बनाया जाता था, जैसे कोई दरी होगी या फिर शॉल होगी, ओके, या फिर कॉटन की कोई जैकेट होगी। जो इंडिया में कॉटन की जैकेटें बनती थी हाथों के साथ में, तो वो जैकेटें बनना अभी बंद हो गया। क्यों?
क्योंकि इंग्लैंड से जो जो क्या हो रहा है कि इंग्लैंड से जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो कहाँ पे आ रही थी, इंडिया में आ रही थी। और जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, आपको पता ही है कि महंगी चीज़ों को कोई ख़रीदता नहीं है। तो इसी के कारण क्या हुआ कि जो फैमिली इन जो उनका रोज़गार चल रहा था, उनको जो पैसा आता था इससे रोज़गार से, धीरे धीरे करके वो फैमिलीज़ क्या होगी, उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलना बंद हो गया। और धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो फैमिली का जो कारोबार था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री हो, वो तो धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया। 4th नंबर पे आपके पास आता है डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री या फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। ओके, यानी क्या हो रहा था, यानी जो फार्मर्स थे, राइट, यानी जो फार्मर्स थे, ओके, उनको उनके ऊपर क्या लगाया जा रहा था, जो टैक्स था, टैक्स उन पर काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा था। यानी जो किसान थे उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। अभी इतनी खेती बाड़ी नहीं होती थी कि वो सारा का सारा टैक्स क्या कर सके, वो सारा का सारा टैक्स ब्रिटिश को दे पाए। इसके लिए वो क्या करते थे, कुछ यो क्या थे, जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो कहाँ पे चले गए, वो कर्जे में डूब गए। और कर्जे में डूबने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, कुछ किसानों ने जो मनी लेंडर्स होते थे, ओके, उनसे पैसा उधार लिया। और उसके बाद अगर वो पैसा उधार लिया, क्योंकि वो चुका नहीं पाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं होती थी, अगर वो मनी नहीं चुका पाते थे जो फार्मर्स थे, तो उनकी जो लैंड थी, उनके जो खेत थे, बाद में क्या करते थे, या मनी लेंडर अपने कब्जे में ले लेते थे। तो इसलिए क्या हो रहा था, जो किसानों की हालत थी वो बदतर से भी बदतर होती जा रही थी। ओके, यानी आप कह सकते हो कि जो किसानों की हालत थी वो क्या होती जा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। 5th नंबर पे आपने समझना है ग्रोइंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको पता ही था कि जैसे कि पहले जो किंग हुआ करते थे, जैसे कि मुग़ल किंग हो गए या फिर कोई मराठास किंग है, वो पहले क्या किया करते थे, अगर कोई आर्टिस्ट है, ओके राइट, अगर कोई आर्टिस्ट है या फिर म्यूजिशियंस है या फिर कोई हथियार बनाता है, तो जो राजे होते थे पहले वो इनको पैसे की हेल्प देते थे, इनको पैसा दिया करते थे, ताकि वो क्या है, ताकि ये किसके लिए काम कर सके, ये किंग के दरबार के लिए काम कर सके। लेकिन ब्रिटिशर के आने से क्या हुआ कि जो ये आर्टिस्ट थे या फिर कोई जैसे कि पंडित होते हैं या फिर कोई जैसे कि कोई लोहार हो गया या फिर कोई जैसे कि हथियार बनाने वाला है, तो उनको अभी ये जो पैसा पहले राजों से मिलता था, अभी वो पैसा इनको मिलना बंद हो गया। और इसीलिए क्या हो गया, जो अगर उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो वो कहीं पे काम नहीं कर सकते हैं, और वो काम नहीं कर सकते हैं, तो जो क्या बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे करके क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। ओके, यानी जो ऐसे लोग जो पहले जिनको ग्रांट्स वगैरह मिलती थी राजाओं के द्वारा, अभी कोई ग्रांट्स वगैरह नहीं मिल रही हैं। ओके, अब अभी वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको ग्रांट नहीं दे रहे हैं ब्रिटिशर्स, और इसीलिए क्या हो रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, वो बढ़ती जा रही थी। 6th नंबर पे आपके आता है इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स। इंडिगो क्या होता है बेटा, ये क्या होती है, एक फार्म, ये क्या होती है, एक क्रॉप होती है। ओके, ये क्या होती है, एक फसल होती है, जिसमें नील की खेती भी आपने नील देखा होगा, जिसको क्या किया जाता है, जो कपड़ों को डाई देने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो इंडिया के जो क्या थे, जो किसान थे, ओके, जो इंडिया के क्या थे, किसान थे, उनको ये मजबूर किया जाता था कि आपको कौन सी क्रॉप लगानी है, आपको इंडिगो की जो क्रॉप है वो आपने क्या है, अपने खेतों में लगानी है, राइट। अगर वो इंडिगो की क्या करते थे, अगर वो जो इंडिगो की कोई क्रॉप, मान लो कोई किसान क्या करता है, इंडिया में जो किसान है, अगर वो इंडिगो की कोई फसल वगैरह नहीं लगाता है, तो जो उसके पास वेल्थ थी, जैसे कि उसके पास जैसे कि कोई पशु है कोई, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो अपने अंडर ले लेते थे, ठीक है, ताकि इनका जो किसान है इनका लॉस किया जा सके। ओके, वो लॉस क्यों करा रहे हैं, ताकि जो किसान है वो कौन सी खेती करें, इंडिगो की। और जो इंडिगो था,
ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे ब्रिटिशर्स? क्योंकि मार्केट में इसके जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, मार्केट में इसके ज़्यादा प्राइसेस थे, तो जो प्रॉफिट मिलता था ब्रिटिशर्स को वो ज़्यादा मिलता था। इसलिए ये क्या करते थे, किसानों को मजबूर करते थे कि आप क्या करो, इंडिगो की खेती करो, और ताकि ब्रिटिशर्स क्या कर सकें, इसको मार्केट में बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन इंडिगो का नुकसान ये था कि अगर कोई फार्मर्स था, अगर वो इंडिगो की फसल दोबारा यानी इंडिगो की जो क्रॉप है, अगर उसको बार बार क्या करता था, अपने खेतों में लगाता था, तो इसके कारण जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो क्या होती रहती थी, डिक्रीज़ होती रहती थी। और अगर फर्टिलिटी ही डिक्रीज होती रहेगी तो एक ना एक दिन जो खेत हैं वो क्या हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। ठीक है, ये किसका मीनिंग था, ये 6 पॉइंट को आपको सारे पॉइंट समझने हैं। इसके बाद है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। देखो 19वीं सेंचुरी के मिड में आते आते क्या हुआ कि जो बेरोजगारी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद जो गरीबी थी, जो पॉवर्टी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो फसलें वगैरह, कोई क्रॉप वगैरह नहीं हो रही थी। कुछ तो क्रॉपें इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो जो नेचुरल डिजास्टर्स थे, मान लो किसी साल वो कोई रेन फॉल नहीं होती है। ओके, या फिर कोई जो मान लो कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गया, कोई स्टॉर्म आ गया, तो इसके कारण जो फसलें थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। और इसके कारण क्या हुआ, जो ये सारे कारण थे, है ना, कुछ कारण थे कि जैसे कि जो ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पे क्या थी, करप्शन थी। ठीक है, ओके, यानी वो क्या है, देखो फसलें हो नहीं रही हैं और ये क्या कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा करप्शन करते जा रहे हैं। यानी आप ये क्या कर रहे हैं, किसानों को बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, कि आपको हायर टैक्स पे करना है। और अगर हाई टैक्स पे कहाँ से करेंगे वो, अगर फसलें नहीं हो रही है तो इतने टैक्स हाई पे कहाँ से करेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि भूखमरी आना स्टार्ट हो गया, राइट, कि जो फेमाइन्स थे वो यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। और जब ये फेमान, जब लोग भूखे मर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी हेल्प के लिए कोई भी स्टेप वगैरह नहीं लिया। तो इसलिए लोग थे वो क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो 1857 का विद्रोह था उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसमें जो लास्ट रीज़न है वो है आपके पास में डेक्लाइन ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। ओके, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक ये लॉ लेके आते हैं जिसका नाम क्या था, इनाम कमीशन। इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था कि मान लो कोई लैंड लॉर्ड है, ओके, कि मान लो क्या है, कोई लैंड लॉर्ड है, यानी कोई मान लो यहाँ पे खेत हैं। ओके, ये काफ़ी सारे खेत हैं, ये खेत है किसी एक बंदे को पहले क्या किए होते थे, हैंड ओवर किए होते थे। और ये आगे लैंडलॉर्ड क्या करते थे, आगे ये डिफरेंट फार्मर्स को देते थे, है ना, ये सारे के सारे क्या थे, फार्मर्स को देते थे। और ये क्या करते थे, इनसे जो टैक्स लेते थे, और वो टैक्स किसको देते थे, आगे वो ब्रिटिश को पे किया करते थे। तो अभी क्या था कि ये लैंड लॉर्ड्स थे, ठीक है, अभी अगर ये मान लो किसी साल क्या नहीं दे पाए हैं, अगर ये क्या नहीं दे पाए, किसी साल मान लो कोई रेंट वगैरह नहीं दे पाए हैं, ठीक है, तो इसके कारण किया जाता था कि जो इनकी जो ये ज़मीन थी वो क्या की जाती थी, उसको ऑक्शन किया जाता था। ओके, यानी उसकी नीलामी की जाती थी। और नीलामी किस बेस पे की जाती थी, जो जितनी ज़्यादा बोली लगाता था, ओके, वो क्या दी जाती थी उसको, ये ज़मीन थी, जो लैंड थी, वो क्या कर दी जाती थी, हैंड ओवर कर दी जाती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पर्सन है, ए बी सी। एक कीमत लगाता है, इस लैंड की कीमत लगाता है कि मैं तो 50 रुपीज़ पे करूँगा, बी इसकी कीमत लगाता है कि मैं 100 रुपीज़ पे करूँगा, और सी इस पर कीमत लगाता है कि मैं क्या करूँगा, 200 रुपये इसकी कीमत क्या करूँगा, मैं 200 रुपये क्या करूँगा, इसको देने के लिए तैयार हूँ। तो किसको ये ज़मीन दी जाएगी, जो सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा है। ओके, तो ये किसका मीनिंग था, डिक्लाइन ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। यानी जो लैंड के मालिक हैं, है ना, वो कौन है, वो लैंड के मालिक थे, अभी लैंडलॉर्ड नहीं थे। अभी कौन थे जो लैंड के मालिक थे यहाँ पे, इनकी जगह किसने ले ली थी, अभी जो मनी लैंडर्स थे, है ना, ये लोगों को पैसे उधार पे देते थे। उधार पे कोई ये नहीं है कि वो लोगों की हेल्प करने के लिए दे रहे हैं, वो इनके जो टैक्स रेट थे वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा हाई थे, और एक गरीब लोग वो इतनी ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर सकता था। तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे पास इकोनॉमिक कॉजेज़ थे।